हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बीते कुछ वीक्स की अगर बात की जाए, बहुत ही इवेंटफुल रहा है एज फार एज द वर्ल्ड ऑफ लीगल अपडेट्स इज कंसर्न्ड. इफ यू आर अ लीगल एस्पिरेंट एनीवेयर एट ऑल, the last few weeks were really eventful, and that have brought a lot of updates for us. Some of them were really good ones, and some of them came as a shock, and later on that turned into a surprise. As far as I'm concerned, the criminal laws amendment bill, it hit me like a shock. Initial reaction mera shock ka tha, but then eventually I accepted it, and then I moved on to a happy surprise wali feeling. I'm sure you can relate to that emotion as well. आज का जो ये सेशन है हमारा सेम टॉपिक पे रहेगा. लेट्स सी कि आज तक ये क्रिमिनल लॉज कौन कौन से थे, व्हाट वर दे ऑल अबाउट, व्हाट इज द सिचुएशन टुडे, and as a legal aspirant, or rather as a CLAT aspirant, what does the future hold for you? Should you be worried? Should you be petrified about it or not? हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर आंचल. और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिमांड पे आपके लिए लाया जा रहा है. बिकॉज माई स्टूडेंट्स एवरीवेयर दे बीन आस्किंग मी कि मैम अगर ये लॉज सारे के सारे एक साथ चेंज हो गए, हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट अस. तो आज का जो वीडियो है, as far as the title is concerned, Criminal Law Amendment Bills 2023, and how does it impact the CLAT aspirants or even the legal aspirants everywhere else. बहुत ही concise format में ये वीडियो रहेगा. So without much further ado, let's begin. अब देखिए, जो पहली बात आपको समझनी है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी. The very first thing that you have to understand is कि ये जितनी भी बात हो रही है, जितना भी तहलका क्रिएट हो गया है, that is around the bills. It is not an act yet. Act नहीं है ये, अभी सिर्फ बिल है. हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये सिर्फ बिल लेकर आया है पार्लियामेंट में. अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है अनाउंस हुआ है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि उस सेशन में शायद ये बिल्स जो हैं पास किए जाएं. लेकिन एज ऑफ टुडे इट स्टिल अ बिल, एक्ट नहीं है. यानी प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, कानून नहीं है. यानी आज की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में हमारे लिए आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो आज तक हम पढ़ रहे थे वही रेलेवेंट है, वही कंटिन्यू होगा. सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, यू डोंट हैव टू बी पेट्रिफाइड अबाउट द होल फियास्को. नेक्स्ट थिंग इज, चेंज हो जाता है. एक्ट जब आ जाएगा तब भी at every possible step, law prep tutorial is going to be with you. We are going to provide you a consolidated session, चाहे वो हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, हमारे वीडियो सेशंस हैं, या हमारे जो स्पेशल बैचेस लॉन्च हो रहे हैं वो हैं. हर एक तरीके से हर एक लॉ, हर एक लीगल अपडेट जो है आपके लिए कवर किया जाएगा, करवाया जाएगा. So if you are a student at Law Prep Tutorial, or if you've been following our channel, you are not supposed to be worried about anything at all. एक्ट बन जाता है, कानून लाया जाता है, तब भी हम हर कदम पे आपके साथ हैं, और ये सारा का सारा टॉपिक तब भी अच्छे से आपको कवर करवाया जाएगा. So sit back and relax. As of today, it's just a bill. Even when it becomes an act, we are going to be there for you, with you. The very first thing आपको ये समझनी है कि ये न्यूज़ में क्यों है. देखो, अगर न्यूज़ में है
करंट लीगल का, कंटेम्प्ररी लीगल का क्वेश्चन आपके लिए ऑफ कोर्स बनता है। कितना पढ़ने की और समझने की जरूरत है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। न्यूज में क्यों है? रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड 3 bills in the Lok Sabha to repeal and replace the IPC, that's first, Code of Criminal Procedure Code second, and the Indian Evidence Act. IPC क्या है? It talks and mentions about all the offenses, all the possible crimes and their respective punishments, except one, that is terrorism. Terrorism has not been defined specifically in the Indian Penal Code, nor does this code mention about the punishment for terrorism. Of course, ये जो स्टैट्यूट है, जो एक्ट है, अंग्रेजों के ज़माने का है, इसलिए इसको रिपील करने की ज़रूरत है। बिकॉज एज ऑफ टुडे 2023 की अगर बात करें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं दे हैव इवॉल्व्ड अ लॉट. Criminals in today's world, they have become really tech savvy, and there arises a need for amendment in this particular act. Next is Code of Criminal Procedure. नाम से ही समझ में आता है प्रोसीजर क्या रहेगा। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझो, कहीं पे अ पर्सन हैज बीन किल्ड, अब उसका मर्डर हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड है या एक्सीडेंट है, ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? आईपीसी से। इंडियन पीनल कोड वो हमें डिफाइन करके देगा, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वी हैव द रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा? हु इज गोइंग टू फाइल द एफआईआर? या एफआईआर होगी या कंप्लेंट होगी? एफआईआर के बाद क्या होगा? विटनेस कौन होगा? विटनेस की स्टेटमेंट कैसी होगी? पुलिस की क्या रोल है? बेल कैसे होगी? अरेस्ट कैसे होगी? ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, दीज विल बी एड्रेस्ड बाय द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। प्रोसीजर डिफाइन करता है कि जब अ क्राइम हैज टेकन प्लेस, what will be the procedure that will follow. And the last is Indian Evidence Act. नाम से ही समझ में आता, अगेन एविडेंस की बात होती है। एविडेंस क्या है? देखिए, कानून की देवी जो है, आपने अगर स्टैचू देखा है, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी रहती है, यानी कानून की देवी, शी कैन नॉट लुक, उनको देखा हुआ समझ में नहीं आता। कोर्ट ऑफ लॉ में जो आप विटनेसेस, जो एविडेंस, जो गवाह, जो सबूत, जो प्रूफ लेकर आते हैं, और वो उस प्रूफ का जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पे रहेगी? एक्यूज्ड पे, विक्टिम पे, या बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है या नहीं, ये सारी बातें कौन सा एक्ट, कौन सा स्टैट्यूट गवर्न करेगा? दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट. So I have given you an overview as to what these 3 statutes, what these 3 acts deal with. So now you're clear कि IPC क्या है, CRPC क्या है और एविडेंस एक्ट क्या है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर ने तीनों ही लॉज को रिपील, यानी पूरा का पूरा चेंज करने के लिए, रिपील एंड रिप्लेस करने के लिए 3 बिल्स जो हैं लोकसभा में लेकर आए हैं। 3 क्यों? बिकॉज वी हैव 3 सेपरेट लेजिस्लेशंस, 3 अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं। नाम क्या दिए गए हैं इनको? द वेरी फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विच विल रिप्लेस द आईपीसी। ईयर देख लीजिए, अंग्रेजों के जमाने का है ऑलमोस्ट। तो ये इतना पुराना हो चुका है लॉ, या ये कोड इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि नए जो क्राइम्स हैं, नए जो ऑफेंसेस हैं, या जो हमारे टेक सेवी क्रिमिनल्स जो हैं, या क्राइम जिस तरीके से इवॉल्व हो चुका है, वो सारी की सारी सिचुएशंस भी इसमें ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। क्या रिप्लेस करेगा ये? सीआरपीसी। यानी आज के बाद सीआरपीसी का नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी भारतीय साक्ष्य बिल।
रिप्लेस करेगा एविडेंस एक्ट को। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करेंगे, दैट इज सभी लेजिस्लेशंस के नाम में वी आर यूजिंग द वर्ड भारत। कहीं पे भी इंडिया या हिंदुस्तान का वर्ड नहीं यूज हुआ है, वी आर यूजिंग द वर्ड भारत। एक और डेवलपमेंट हुई है, G20 समिट हो रहा है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। जीके अगर रोज नहीं पढ़ रहे हो, आज का जीके इट बिकम्स स्टेल टुमारो, and you can never cope up with stale GK because then it starts piling up. So please, my suggestion to you is, honest advice है, GK को daily cover कीजिए। Now as far as G20 summit is concerned, वहाँ पे invitation में भी जो word use हुआ है that has been used as भारत, the president of Bharat, not the president of India. So all of this is an indication there's already a turmoil. मीडिया में भी बहुत बार ये डिस्कशन हो चुका है, शुरू हो गया है कि all of this is an indication कि शायद इंडिया का जो नाम है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शायद उसको भी अमेंड किया जा सकता है और नाम जो है फिर क्या हो जाएगा, इंडिया का भारत हो जाएगा ऑफिशियल तौर पर। इन तीनों स्टैट्यूट्स में भी जो नाम है वो भारत ही हम यूज कर रहे हैं। नाउ दिस वाज एन एडिशनल टिडबिट फॉर यू। नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है, आईपीसी क्या था, आज की डेट में क्या है और आगे क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस अमेंडमेंट। इंडियन पीनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड इन 1860 in the wake of the first law commission established in 1834 under the Charter Act of 1833. अब again this is one small tidbit, historical perspective है। ऑलरेडी अगर पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी अगर पता है, the act is getting repealed anyway. This was just an insight into the historical perspective. Code of Criminal Procedure provides procedures for administering criminal law in India. It was enacted in 1973 and became effective on 1st April 1974. Again, बहुत पुराना law हो चुका है, and that's why we need to work in accordance with the evolved criminal format. The Indian Evidence Act, originally passed in India by the Imperial Legislative Council in 1872. Again, it is as old as IPC almost. During the British Raj, contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian courts of law. तो ये आपको एक रिटन फॉर्मेट में मैंने वही बात बता दी है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि व्हाट इज आईपीसी, व्हाट इज एविडेंस एक्ट एंड व्हाट इज सीआरपीसी, ऑल अबाउट ये एक कंसोलिडेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। Now this was an insight into the historical perspective as to what was happening in the three respective statutes till date. Now let's take a look at what is going to happen after these bills become an act. The very first thing is, what are the main features of the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023? भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी की बात हो रही है. It's going to take a while for you to memorize all the legislations. One, because it's in pure Hindi. Second, we are not used to it. The bill defines terrorism. The very first thing that has happened is the bill has defined terrorism. Yani aaj tak IPC never talked or defined terrorism or mentioned the respective punishment, but now this bill talks and defines terrorism and offences such as separatism, armed rebellion against the government,
challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law. यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, if we talk about the definition and if you can recall it with me, we are talking about the laws that were related to sedition. सेडिशन के चार्जेस में आपको सेम टर्मिनोलॉजी मिलती है. आर्म्ड रिबेलियन इज मेंशन्ड देयर, सेपरेटिज्म ऑफ कोर्स एज अ डेफिनेशन इज मेंशन्ड देयर, रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज आल्सो टॉक्ड अबाउट इन दैट डेफिनेशन. तो यहाँ पे सेडिशन की जो एक डेफिनेशन है उसको मल्टीपल ऑफेंसेस में डिवाइड कर दिया जा सकता है. It repeals the offense of sedition, which was widely criticized as a colonial relic that curbed free speech and dissent. Again, sedition को खत्म कर दिया जाएगा as an offense. अब it is noteworthy and it's very interesting that sedition laws जो हैं we had borrowed from UK, British era से ही हमने ये borrow किए थे. And again, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने हमसे पहले सेडिशन लॉज जो है वो रिपील कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे. यानी हम पाकिस्तान के बाद हमें ये ध्यान में आ रहा है कि यस, दीज लॉज, सेडिशन के सेडिशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, दे कैरी दैट कॉलोनियल हिंट with it, and there's a need, it's high time that we can repeal the laws related to sedition. But anyway, देर से जागो तब भी सवेरा हो ही जाता है. So we are not going to carry forward this offense of sedition anymore. It prescribes capital punishment as the maximum sentence for mob lynching, which has been a menace in recent years. mob lynching क्या है, डेफिनेशन है या उसका डिटेल्ड वर्जन जो है मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैड प्रोवाइडेड अ वीडियो फॉर यू. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी, प्लीज डू सो. बहुत डिटेल में हमने ये कवर किया है. और यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस जो है, नाउ इट कैन बी कैपिटल पनिशमेंट. मोब लिंचिंग क्या है? मोब इज एन एंग्री, अ वायलेंट क्राउड, यानी एक ऐसी भीड़ जो वायलेंट हो चुकी है, आतंक क्रिएट कर रही है, एंड इन दैट रेज दे बिकम मर्डरस. एंड लिंचिंग यानी किसी को जान से खत्म कर देना, यानी द क्राउड अटेन्स अ सुपीरियर अथॉरिटी एंड it attains that sense of authority where they think कि फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या ग्रुप को, एंड दे जस्ट लिंच सच पीपल, यानी खत्म कर दिया जाता है ऐसे लोगों को. सो मोब लिंचिंग हैज बीन अ मेनेस इन रीसेंट ईयर्स. इन ऑर्डर टू कर्ब द सेम, कैपिटल पनिश में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द भारतीय न्याय संहिता बिल. Next is it proposes 10 years imprisonment for sexual intercourse with women on false promise of marriage. This does not amount to rape. बहुत important definition है. Sexual intercourse with women on false promise of marriage. This does not amount to rape. इसके लिए propose किया गया है 10 साल की सजा, which is a common form of deception and exploitation. Again, important है ये IPC point of view से, and it was high time that we introduced such a reform. The bill introduces community service as a form of punishment for specific crimes. Community service क्या है? देखिए, आज तक इंडिया में कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था. एज अ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जाता है. कम्युनिटी सर्विस का मतलब है इफ़ यू हैव कमिटेड अ पेटी ऑफेंस, कोई छोटा क्राइम अगर आपने किया है तो उसके अकॉर्डेंस में एक छोटी पनिशमेंट भी अवेलेबल होनी चाहिए, विच इज़ नॉट इम्प्रिजनमेंट और इम्पोजिशन ऑफ फाइन, लेकिन कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस क्या है? आपको कम्युनिटी यानी सोसाइटी की सर्विस करनी है कुछ डिफाइंड पीरियड के लिए.
एग्जाम्पल के तौर पे इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल, फॉर अ वेरी स्मॉल पेटी थेफ्ट। अब सपोज किसी ने अगर 100 रुपए की चीज चुराई है, लेकिन देखो चोरी चोरी है, ऐसे गुनाह के लिए, ऐसे ऑफेंस, ऐसे क्राइम के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू? You cannot put that person behind the bars for 1 month or 2 months. Instead, you can provide them with the option of community service कि ठीक है अगले 2 महीने के लिए ऐसी जगह पे आपको इस तरीके की community service करनी है. So for the very first time, the bill has introduced community service as a form of punishment for specific crimes, which can help in reforming offenders and reducing overcrowding in prisons. दोनों ही बातें सॉल्व हो जाएंगी and of course it can be a very good measure to reform juveniles as well. The bill fixes a maximum limit of 180 days to file a charge sheet, which can speed up the trial process and prevent indefinite delays. यानी 180 दिन की लिमिट भी लगा दी गई है चार्ज शीट फाइल करने के लिए. यानी आपका जो अननेसेसरी डिले है पूरे के पूरे प्रोसीजर में, उसको भी कर्ब करने का तरीका दिस बिल हैज provided. Now let's take a look at the next bill, that is what are the main features of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2023. अब यहाँ पे कौन से एक्ट की बात हो रही है, which statute are we talking about? I'm not going to repeat myself, it's for you to memorize and learn for future reference as well. It promotes the use of technology for trials, appeals and recording depositions, allowing video conferencing for proceedings. अब जहाँ पे trials, appeals, recording depositions की बात आती है, खुद ही समझ जाओ कि we are talking about CRPC. CRPC की अगर बात की जाए, क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं? टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड यूसेज जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. The bill makes video recording of statement of survivors of sexual violence compulsory, which can help in preserving evidence and preventing coercion or manipulation. जितनी भी सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं, क्योंकि पनिशमेंट का जो ड्यूरेशन है इट इज सो मच एंड द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम इज सच दैट ट्रायल प्रोसेस में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द लूप होल ऑफ कोर्जन और मैनिपुलेशन. विक्टिम को कभी डरा कर, धमका कर, ल्योर करके उसको अपनी स्टेटमेंट से बदलने के लिए मजबूर किया जाता है. In order to avoid that loophole, video recording अगर कर दी जाए the statement of survivors of sexual violence, तो बाद में manipulation का या coercion का scope almost खत्म हो जाता है. So this is another important reform that has been introduced in the CRPC. The bill mandates that police must inform about the status of a complaint in 90 days. Again, this is another provision, another reform जो कि unnecessary delay को curb कर सकता है. It will also enhance accountability and transparency. Section 41A of the CRPC will be renumbered as Section 35. अब Section 40, 41 किस चीज की बात करते हैं? They talk about arrests. This change includes an added safeguard stipulating that no arrest can be made without prior approval from an officer at least at the rank of DSP. पहले ये provision नहीं था. अब after these reforms, after the repealing of this act, इसके बाद अगर आपको if you have to make any arrest, you have to have the prior permission of the at least DSP or somebody above the rank of a DSP, especially for offences punishable by less than 3 years or for individuals above 60 years. यानी इन दोनों ही सिनेरियोज में आप ये मैंडेटरी मान के ही चलिए. The bill requires that police consult the victim before withdrawing a case punishable by 7 years or more. जहाँ पे
जिन क्राइम्स की सजा 7 साल या उससे ज्यादा की है, अगर कंप्लेंट वापस लेनी है तो पुलिस को सबसे पहले विक्टिम को कंसल्ट करना है, विच कैन इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड और डिनाइड। यानी कंप्लेंट वापसी से पहले आपको विक्टिम से कंफर्म करना है। It allows absconding criminals to be tried in absentia by court. जो क्रिमिनल्स एब्सकॉन्डिंग यानी भाग गए हैं, भगौड़े हैं, आ ही नहीं सकते, उनको लाया ही नहीं जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट वेट नहीं करेगा कि पहले भैया तुम ऐसे क्रिमिनल को पकड़ के लाओ कोर्ट में, उसके बाद हम उसके सामने ही ट्रायल करेंगे। ट्राइड इन एब्सेंशिया यानी उसकी गैर मौजूदगी में ही ट्रायल हो जाए एंड सेंटेंस टू, सजा भी हो जाए, विच कैन डेटर फ्यूजिटिव्स फ्रॉम एस्केपिंग जस्टिस। इससे क्या होगा, क्रिमिनल्स के पास ये ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि भैया अगर भाग गए हो तो सजा नहीं हो सकती, भाग गए हो तो भी भगौड़े रहो, तुम्हारे एब्सेंस में भी कोर्ट जो है तुम्हें सेंटेंस यानी कन्विक्शन दे सकता है। उसके बाद पुलिस का काम है कि तुम्हें पकड़कर डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाए। So it's always better to be present in the court of law and present your own case. At least you will stand the chance of having a fair trial. If you do not want to miss out on that, you have to be present in the court of law. भाग जाओगे तो you are the one who's going to lose an opportunity to be heard. Next is, it empowers magistrates to take cognizance of offences based on electronic records such as email, SMS, WhatsApp messages, etc. बहुत ही important रिफॉर्म है। देखो आज की डेट में सोशल मीडिया है, कनेक्टिविटी है, all these platforms, email, SMS, videos, audios, recordings, WhatsApp, Instagram, all of these are available to almost everyone. तो यहाँ पे अगर इसके थ्रू अगर कोई क्राइम होता है, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होनी चाहिए वेयर ही और शी कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक records which can facilitate evidence collection and verification. अगेन ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए और डिले को खत्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए किया गया है। Mercy petitions in death sentence cases to be filed within 30 days to the governor and within 60 days to the president. बहुत बार ये वाली जो अपील्स है, ये वाली जो पिटिशंस है, इसमें भी डिले होता है। अब यहाँ पे भी इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, गवर्नर के लिए 30 डेज और प्रेसिडेंट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं विद इन 60 डेज। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन एनी कोर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, प्रेसिडेंट ने अगर कुछ डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट अपील किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं हो सकती। Now the last segment of this session is of course what are the main features of Bharatiya Sakshya Bill 2023 and of course we are talking about the Indian Evidence Act here. इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। The bill defines electronic evidence, यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डेफिनेशन हमारे पास रिफॉर्म्ड आ चुकी है। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस मानता है। एज फार एज एडमिसिबिलिटी इज कंसर्न्ड वहां पे कुछ एक प्रोविजंस हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन जो है एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड और ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइस or system that is capable of being stored or retrieved by any means, यानी उसी डेफिनेशन का जो परव्यू है वो हमने एक्सपैंड कर दिया है। नाउ वी आर एडिंग दीज वर्ड्स एनी डिवाइस और सिस्टम, एंड दिस हैज बीन
reform, this provision has been made keeping in view that the criminal activities, they have become really tech savvy. तो हमने हर डिवाइस को और ऑलमोस्ट हर सिस्टम को, बिकॉज एनी डिवाइस जहां पे आप कह देते हैं या एनी सिस्टम बोल देते हो, दिस डेफिनेशन इज अ लिटिल वेग, लेकिन इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. डेफिनेशन को एक्सपेंशन मिल गया है. It lays down specific criteria for admissibility of electronic evidence such as authenticity, integrity, reliability, etc. यानी जो डिवाइसेस की या सिस्टम की बात हो रही है, उसके जो क्राइटेरिया है वो भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा. It provides for special provisions for admissibility of DNA evidence such as consent, chain of custody, etc. अब ये जो एविडेंसेस हैं लाइक डीएनए, इसका प्रोविजन ऑलरेडी एविडेंस एक्ट में है. रिफॉर्म करके इसी में स्पेशल प्रोविजंस ऐड कर दिए जाएंगे विच कैन एनहांस एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस. यानी जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस यानी ऑल द एविडेंस दैट इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन बॉडी, बी इट योर ब्लड, सीमन, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, एनीथिंग एट ऑल, जहां पे भी आपकी फोरेंसिक साइंस की हेल्प जरूरी हो जाती है, वहां पे भी स्पेशल प्रोविजंस ऐड कर दिए जाएंगे. द आइडिया इज टू वाइडन द स्कोप, the widening of the ambit of the definition. It recognizes expert opinion. Expert opinion, again, it is another evidence. For example, अगर हैंड राइटिंग है, या जैसे मैंने आपको फोरेंसिक साइंटिस्ट का ऑलरेडी मेंशन किया, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन में आता है एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस सच एज मेडिकल ओपिनियन, डॉक्टर्स, हैंड राइटिंग एनालिसिस एटसेट्रा. कहने का मतलब ऑल दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंडियन एविडेंस एक्ट. उनका स्कोप जो है और ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, कीपिंग इन माइंड कि आज की डेट में जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, दे हैव बिकम टेक savvy, टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी के सारे रिफॉर्म्स हम इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य बिल में लेकर आ रहे हैं, which can assist in establishing facts or circumstances relevant to a case. अगर आपको expert opinion, admissibility of DNA या biological evidence अच्छे से समझना है, the one and only case law that I suggest to my students is Arushi murder case, based on circumstantial evidence. और उसमें भी बायोलॉजिकल एविडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, बहुत ही डिटेल में उस केस की इन डेप्थ स्टडी हो चुकी है. A number of documentaries and movies and books and novels and whatnot is available. But as a legal aspirant, आपको वो judgment ज़रूर पढ़नी चाहिए if you are reading or studying about the Indian Evidence Act. It introduces the presumption of innocence as a fundamental principle of criminal justice system. Presumption of innocence यानी every person, every criminal या every alleged accused is innocent until proven guilty. It's not the other way around. बहुत सारे legal systems जो हैं throughout the world, वो इसको उल्टा भी मानते हैं. Every criminal is guilty until proven innocent. इंडिया में हम मानते हैं कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, किसी एक इनोसेंट व्यक्ति को गलती से भी सजा नहीं होनी चाहिए. सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट वी फॉलो, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. एवरी क्रिमिनल, एवरी alleged accused is innocent until proven guilty. As a fundamental principle of criminal justice system, which means that every person accused of an offense is presumed to be innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. जो आपका डाउट है should be reasonable, should be prudent, और उसके beyond आपको उस व्यक्ति की innocence जो है, उसकी guilt जो है, prove करनी है.
So these are the reforms which are going to be introduced in the Indian Evidence Act, और एक्ट बनने का बाद जो नाम रहेगा भारतीय साक्ष्य बिल. Now I have given you a concise form कि क्या रहेगा रिफॉर्म तीनों ही एक्ट्स में, तीनों स्टैट्यूट्स में. What can you expect? Of course I'm repeating myself. Do not be petrified, do not be bothered and do not be worried. अगर एक्ट बन जाता है, जब भी बनता है, we are going to be with you, we are going to be there for you. ये सारा का सारा जितना भी अमेंडमेंट है, जो न्यू एक्ट्स रहेंगे, आपको सिरे से पढ़ाए जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू बी वरिड. एज ऑफ टुडे आपके लिए आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी जो पुराना चल रहा है वही रेलेवेंट है, उसे सही से पढ़िए. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय लवली एस्पिरेंट्स. एज फार एज क्लैट इज कंसर्न्ड, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 100 से भी कम दिन आपके पास हैं. एंड लॉ प्रेप है तो पॉसिबल है. Like, share and subscribe, and if you have doubts, let us know in the comments below.